तो अभी हम लोग टेंस उस दिन मैंने करवाया था आप लोगों को, बेसिक जो भी था। आज हम लोग करेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अच्छा चलिए वो तो खैर पहले टेंस हो जाए तब, ठीक है। तो टेंस में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये सिंस और फॉर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो शायद मैंने करवा दिया था उस दिन की टाइम अगो वाला क्वेश्चन, सिंस फॉर वाला करवा दिया है ना। कि सिंस जो है जब टाइम अगो आता है, कोई भी टाइम और अगो लिखा आता है तो सिंस लगाते हैं, करवाया था ना मैंने, करवा दिया था उस दिन। हाँ फिर मैंने आपको ये भी करवा दिया था कि जब सिंस का मीनिंग से आए तो कैसे यूज़ करते हैं, और जब सिंस का मीनिंग फ्रॉम आए तो कैसे यूज़ करते हैं उसको, ये हम लोगों ने कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था आपको कि 5 ईयर पास्ट since मिस्टर कलाम डाइड। तो मैंने ये कहा था आपको कि जब भी सिंस का मीनिंग आता है से, फ्रॉम, है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, 5 साल बीत गए जब से कलाम साहब मरे हैं। तो जो पहले वाला होता है इसमें पास्ट परफेक्ट होता है, दो काम हो रहा हो, जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो हमें ये कहना चाहिए था 5 years have passed since, और जो दूसरे वाला होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, मिस्टर 5 year have passed since मिस्टर कलाम डाइड। ये वाला रूल मैंने करवा दिया था आप लोगों को उस दिन, ठीक है। करवा दिया था आप लोगों को, याद है या मैं फिर से करवाऊं? करवा दिया ना, हाँ ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद रूल, ये बहुत ही, ये भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली हमेशा आता रहा है। और एक टाइम था 2000 आपका 12, 13, 14, इन सब में तो ये क्वेश्चन बहुत आता था। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, या फिर हो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, या फिर हो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है ना। प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्म आएगा वर्ब, वो सेकेंड फॉर्म आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा इसका अपलोड करने के लिए प्लीज। हाँ मैंने डाल दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना ये बड़ा हो जाता है, तो इसका जो है ना वो क्वालिटी ठीक नहीं जाएगा जब अपलोड करेंगे, तो थोड़ा वो मैनेज करना होगा आप लोगों को। सर वो शुरू का छूट गया ना इसलिए। हाँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं, ये पहला ही करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर, फिर भी डाल दीजिए सर, रिपीट कर सकते हैं ना। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जब भी इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ इट इज़ हाई टाइम, इसका क्या मतलब होता है इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का, कि यही समय है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, यही समय है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यही समय है कि तुम्हें अपने माँ बाप की सहायता करनी चाहिए थी। जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है
कि बच्चे का नंबर सही नहीं आया, तो टीचर बच्चों को कहता है कि बेटा इट इज़ हाई टाइम, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, यही समय है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इट इज़ हाई टाइम यू मस्ट लीव विद योर पेरेंट्स। ठीक है, यही समय है कि तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए था। अब इसमें रॉन्ग क्या, देखो इट इज़ हाई टाइम यू मस्ट। अब रूल नहीं पता है तो हमें लगता है कि यार मस्ट अच्छा है, मस्ट ठीक है, क्योंकि मस्ट क्या बताता है, इमरजेंसी को बताता है, तो ये ठीक है, यू मस्ट लीव। लेकिन आप देखो कहीं भी सब्जेक्ट के बाद, यू के बाद मैंने मोडाल नहीं लगाया, तो मोडाल नहीं आएगा। क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो लीव भी नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, लीव्ड आना चाहिए। लीव्ड, इट इज हाई टाइम यू लीव्ड विद योर पेरेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक बार क्वेश्चन आया, रूल इट इज द टाइम, या इट इज द फर्स्ट टाइम, जब भी इट इज द फर्स्ट टाइम रहे तो इसके बाद क्या होता है, देखो जब भी हम कहते हैं अरे यार ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी को देखा, सपोज करो मैं ये कहूं कि यार ये पहली बार है कि मैंने इतने बोल्ड इंसान को देखा है, तो इसका मतलब है कि जो आपने देखा वो काम पहले हुआ, और प्रेजेंट में यदि कोई काम पहले हुआ तो इसका मतलब वो परफेक्ट हुआ, परफेक्ट में होना चाहिए। प्रेजेंट में जो काम खत्म होता है, परफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट का यही मीनिंग है कि वर्क आपका कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। तो इसीलिए इट इज द फर्स्ट टाइम जब भी आए तो इसके बाद जो है, मतलब इससे पहले इट इज हो या कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, और द फर्स्ट टाइम आपको दिख जाए इधर लिखा हुआ, ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैज लगाते हैं या फिर हैव लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये जो है पैटर्न बनता है। फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर, इट इज द फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन ही आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज द फर्स्ट टाइम that I saw such a talented person। ये क्वेश्चन है। अब क्या देखा मैंने, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, ठीक है, यहां तक आ गया तो ठीक है, ये कनेक्टर यूज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कोई कनेक्टर यहां पे बीच में आ जाए तो कर सकते हैं यूज। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सा नहीं, आई हैव सीन होना चाहिए, सीन सच अ टैलेंटेड पर्सन, तो हैव सीन होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए, जब भी हम कोई पास्ट डिनोटिंग टाइम लेते हैं, पास्ट डिनोटिंग टाइम, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज हमें करना चाहिए। सिंपल पास्ट, उसमें हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल पास्ट का यूज करना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU in 2016। लिख लीजिए इसको।
हो गया? जी सर। चलिए, देखिए अब एक बिफोर एंड आफ्टर वाला जो क्वेश्चन है ये अभी भी रिपीट करता है। ये मेरे ख्याल से इस बार वाले एग्जाम में या इससे पहले बार वाले एग्जाम में आया था। बिफोर और आफ्टर के ऊपर एक क्वेश्चन था। जब भी बिफोर होगा, बिफोर का मतलब आप समझो पहले, है ना? तो बिफोर में आप पहले जो है ना पास्ट यूज करना, पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और बाद में यूज करना सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आफ्टर में आफ्टर मतलब बाद में। ऐसे याद रखने का तरीका है कि बिफोर में पहले, आफ्टर में बाद में मुझे परफेक्ट यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें तब पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो एक याद रखने का तरीका है। लेकिन बात हो क्या रहा है कि जब भी पास्ट में जब दो काम हो रहा हो, पास्ट में दो एक्शन हो रहा हो, वर्ब वन वर्ब टू, दो एक्शन हो रहा हो, ठीक है ना? तो जो पास्ट का पास्ट है, मतलब जो पहले हो रहा हो, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। देखो, अब ये हमसे जो बात कर रहा है पास्ट के दो एक्शन के बारे में बात कर रहा है। पेशेंट डाइड, डॉक्टर कम केम। तो हुआ क्या होगा? पहले डॉक्टर आया होगा या पेशेंट मर गया होगा? पेशेंट मरा होगा सर। पहले पेशेंट मर गया और फिर बाद में डॉक्टर आया, क्योंकि बिफोर यही कहना चाह रहे हैं हमें, है ना? तो इसका मतलब जो ये पेशेंट डाइड है, ये फर्स्ट एक्शन है, ये पास्ट का पास्ट है, और ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है? तो आप ये ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि बिफोर में बिफोर और आफ्टर में आफ्टर, बाद में। हमें पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो दूसरा होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। फिर दोनों में से कोई भी तरीका आप एक याद रख लो, नोट कर लीजिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे अभी हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन क्या है, उसमें मोस्टली एडवर्ब पूछता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें फ्रेज कौन सा है, कौन से टाइप का फ्रेज है, कौन सा टाइप का क्लॉज है। लास्ट में हम लोग ये भी कर लेंगे एक बार। पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ दे। जब ये पूछ ही रहा है इस तरह के क्वेश्चन, तो उसको पहचानना ईजी है फ्रेज एंड क्लॉजेस को। लास्ट में कर लेंगे। मैं भूल जाऊँ तो एक बार आप लोग याद दिला देना, लास्ट में जब खत्म होने लग जाएगा इंग्लिश।
हूँ सर। ओके चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विश दैट, आई विश दैट, ये स्ट्रक्चर यदि आता है तो हम क्या करते हैं? तो फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे इधर, और आगे देखो आई विश दैट का मतलब होता है काश ऐसा हो पाता, मेरी चाह थी कि ऐसा हो पाता। तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में यदि हमें कोई बात ये बोल रहा है ऐसे एक्शन के लिए जो कंप्लीट हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो आई विश दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको ये जैसे ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये पास्ट की बात कर रहा है तो मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना है। लेकिन जब तक वो डेवलप होगा तब तक के लिए हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था, देखो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आई थिंक था आई विश दैट I have, yes, I have learned dancing in my childhood. अब देखो, यदि आई विश दैट है, स्ट्रक्चर याद है तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी देखो इसका जब मीनिंग आप देखोगे, आई विश दैट मेरी चाह थी, आई हैव लर्न डांसिंग इन माई चाइल्डहुड, मैंने चाइल्डहुड में सीख लिया होता। तो चाइल्डहुड मतलब बचपन में सीख लिया होता, तो पास्ट का पास्ट है वो, तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, पास्ट का पास्ट। तो इसका मतलब यहाँ हैव नहीं, आई हैड होना चाहिए था, और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न ही होता है। तो आई विश दैट आई हैड लर्न डांसिंग इन माई चाइल्डहुड, ये होगा करेक्ट स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए। कर लिया? एक मिनट सर, लिखिए। ओके ओके। सर इसमें अगर बोला जाए कि क्या मैं उड़ सकता था, तो उसमें भी यही फॉर्म अप्लाई होगा क्या सर? क्या क्या मैं उड़ सकता था? आई विश दैट आई क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। सर वेयर होगा ना, वेयर होके एक सेंटेंस बनता है ना, आई वर ए बर्ड, ऐसा टाइप का एक होता है ना। अरे वो कंडीशनल होता है, वो जो होता है ना वो ये होता है, इफ आई वर ए बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई, ये होता है वो, है ना। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई की जगह ही रहे, कुछ भी रहे, है ना, कोई भी सब्जेक्ट रहे, इसमें वर लगता है। ये मैंने कंडीशन में पढ़ाया था। कंडीशन में क्या होता है, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि काश ऐसा होता, काश मैं उड़ पाता, काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, ऐसे में हमेशा वर लगाते हैं। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, आई विश, तो भी ये कंडीशन बन जाएगा, आई विश
आई वर अ बर्ड, आई वर ए बर्ड, तो भी ये कंडीशन बन जाएगा फिर। हो गया नोट? जी सर। देखो, एग्जाम पास करने के लिए ना क्या होता है कि अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपका एकदम आ जाएगा एकदम पढ़ा हुआ और 50 आपने टिक लगाया, ठीक है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ऐसा। बहुत से स्टूडेंट के साथ जो सीजीएल जैसे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन टिक लगा देते हैं, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, ठीक है, और कंप्लीट नंबर भी आता है, ठीक है। लेकिन हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि यदि 50 क्वेश्चन है तो पहले मेरा टारगेट, अपना जैसे टारगेट है कि भाई 23 नंबर का, तो आप 23 मत रख के चलना। आप रख के चलो कि यार 35 नंबर जो है ना पहले, ये मैं कैसे भी इतना चीजें मैं पढ़ लूँ कि और मॉक टेस्ट इतने करके एक स्ट्रेटेजी पता लग जाता है कि हाँ यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये चीजें हो रही है, तो मैं 35 नंबर तो कम से कम अपने हाथ में ले लूँ। और उसके बाद जो भी करना है उसके बाद कीजिए। मतलब पास होने के कम से कम लाले तो नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। अब पास ही नहीं हो पा रहे हैं, पता चला। अब जैसे एक स्टूडेंट था, वो क्या कह रहा था मुझे कि सर मैंने ना एसपी बख्शी कर लिया है सर मैं ये भी बुक कर लेता हूँ। एक दिन मेरे को फ़ोन किया, सर मैंने एसपी बख्शी में कर लिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे किए। फिर उसने मुझे कहा कि सर मैं रेनेन मार्टिन से भी पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लो, अच्छी बात है, ठीक है। फिर वो ऐसे ही करके 3-4 बुक ऐसे वो एक क्या नाम था उसका, ये इसकी जो बुक आती है जिसका जीएस, लूसेंट का भी कर। अरे भाई कर कितना भी लो। उसने कहा सर मैंने ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया। पूछा मैंने नंबर कितना इस बार आया, तो कह रहा सर 22 नंबर रह गया। यदि वो आई ट्राई क्या कहते हैं वो जो था ना, आई टायर्ड ऑफ वाला मेरा ठीक हो जाए तो मेरा हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा उतने सारे बुक पढ़ने का कि आपने इतना बुक पढ़ लिया और पास होने के लाले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वो बनता है ना एग्जामिनेशन में, सबसे पहले कि भाई देखो आपको इंग्लिश का प्रोफेसर तो बनना नहीं है, अपने पासिंग मार्क्स को पहले ग्रैब करो। 35 का टारगेट करो कि पहले 35 मुझे आने लग जाए, और इसके बाद जब 35 आप लाने लग जाओ हर टेस्ट में, उसके बाद जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है करो, लेकिन कम से कम 35 मार्क्स इसका जो है आप वो पहले बना लो व्यवस्था, कि ये नहीं हो कि भाई पास होने के लाले पढ़ रहे हैं फेल होके आ गए, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस पे क्वेश्चन हमेशा लगभग आता है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई कंजंक्शन का यूज हो, कंजंक्शन, कभी भी जब हम कोई कंजंक्शन यूज करते हैं, जैसे वेयर, देयर, है ना, बिटवीन, ये सब, फ्रॉम, ये सब कंजंक्शन है। जनरली आपके एग्जाम में जो आएगा वो आता है वॉट, वेयर, देयर, ठीक है, ऐसे चीजें आती है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही वर्ब आता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। अब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। वो आप, या हेल्पिंग वर्ब भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना पहले आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है हमें कि कंजंक्शन देगा, उसके बाद वो हमें क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब दे देता है। और यही आपको पहचानना होता है, ये कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता। कंजंक्शन के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन, डू यू नो what does he अरे वो ऑफिस में फाइल भिजवा देना अंकल, 2 मिनट। हेलो,
हाँ कहाँ पहुँचे? हाँ कत्ता उतर लिए यार? अरे ठेके पे क्या उतर के लिए? हाँ तो ओतऽ से ओ जो टी पॉइंट है ओतऽ से लिया अहाँ पहले लेफ्ट, बुझलिए? और लेफ्ट लऽ कऽ सीधा चलैत रहबै तऽ देखबै कार्यालय एतै, बुझलिए बीजेपी के। और साथ में खाली रोड एतै, खाली जगह एतै, वो राइट में अहाँके राइट साइड में कार्यालय एतै बीजेपी के। तो वो छै संडे मार्केट, वह राइट वाला गली जे हेतै ऑफिस के बगल में और साथ में खाली मार्केट खाली जगह, ओइ रोड के सीधा गली में आब, फिर पुस्ता आबि जायत और फिर वह में नीचा धसि जायब। हाँ कंटिन्यू चलबै, राइट देखैत रहबै। राइट में की हेतै, पहले एकटा मंदिर हेतै, मंदिर के बाद बीजेपी के कार्यालय हेतै। ओ कार्यालय में देखबै एकटा मतलब दवाई के दुकान आयत, जतऽ अहाँके दवाई के दुकान आबि जायत ना राइट में, और ओहिके बाद देखबै कि खाली जगह हेतै। आइ संडे छै तऽ मार्केटो लागल हेतै भऽ सकैए, ठीक छै ने ओहिमे? तऽ भऽ सकैए, लेकिन वो दुकान के साथ में जे राइट साइड में जे दवाई के दुकान आयत और मार्केट हाँ गली जे छै ओइ गली में आबि जाओ, राइट वाला गली में सीधा हो, लंबा गली देखा रहल यऽ ना, ओ गली में सीधा आबे तो पुस्ता पर आबि जेबै, सीधा नीचा धसि जायब तो हमर वाला गली में आबि जेबै। आबू। हाँ तो डू यू नो व्हाट डज ही वांट्स, व्हाट डज ही वांट्स? अब इसमें चलिए कोई भी एक आदमी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। सर ये 10 शायद उसमें प्रॉब्लम है। किसमें? व्हाट के बाद सर ये है ना, हेल्पिंग वर्ड डस दिया है, तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए सर। मतलब पूरा सेंटेंस बताइए मुझे, व्हाट के बाद क्या बोलूं मैं? व्हाट व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स, क्या आना चाहिए? what he wants to, sir do you know what he wants to do? अच्छा ओके ठीक है, नहीं ये डू कहाँ से आ गया अब? ठीक है ओके, गुड ट्राई। दूसरा कोई बताइए, राकेश बताइए। सर he does होगा सर, what he does wants। व्हाट ही डज वांट्स, ओके। और इसके बाद कोई विश्वजीत आप बताओ। Do you know what he wants? व्हाट ही वांट्स, ओके ठीक है। श्याम? What he wants ही लगा है सर। ठीक है चलिए ओके। लेकिन आप सब ये तो कंफर्म है ना इसमें कि यार ये डज तो यहां नहीं आएगा, चाहे जो भी होगा डज नहीं आएगा, क्योंकि कंजंक्शन है, इसके बाद डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, ही आना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है ना सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अपना काम तो बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर पे आते हैं थोड़ा सा। डू यू नो वॉट ही, अब क्या मैं यहां पे लिखूं वॉट डज ही वॉन्ट्स, क्या ये ठीक है? रॉन्ग है सर। वाई? क्योंकि वॉन्ट्स के साथ ऐसे ही लगेगा सर, डज भी नहीं आएगा, और फिर या तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा। चलो मैं यदि इसको वांट कर दूं तो ठीक हो जाएगा। डू यू नो वॉट ही डज वॉन्ट? ये फिर उसमें अब क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें बताओ? हाँ अभी भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डज तो हम तब यूज करते ना जब ये पीछे होता, जब ये क्वेश्चन फॉर्म में होता, और ये क्वेश्चन फॉर्म में है नहीं। जैसे मैं यहां पे ही लगाऊंगा तब तो ये क्वेश्चन फॉर्म हट जाएगा, तो फिर आएगा डू यू नो वॉट ही वॉन्ट्स, वॉट ही वॉन्ट्स, डू यू नो वॉट ही वॉन्ट्स। नोट कर लीजिए। सर ये लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा नहीं रहेगा? नहीं वॉट तो लगा है ना क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा पूरा?
नहीं लेकिन ये देखिए, एक तो डज लगा के हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, और एक एक जो वॉट है ना, ये जो वॉट है ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो डू यू नो वॉट ही वॉन्ट्स? सर फिर इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है? ऑब्जेक्ट का रोल मतलब ये सेंटेंस जो है ना बिना देखिए क्या होता है, कुछ सेंटेंस कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसके बिना ही उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यदि कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम लगाते। है ना। अच्छा, बोलने के केस में जब बोलता है कोई तो ऐसे बोलता है व्हाट डू यू वांट। आप देखोगे वो बोलेगा व्हाट डू यू वांट। लेकिन कंजंक्शन के बाद अपने को कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस में लिखता हूं, और कर लिया क्या कॉपी ये? एक सेंटेंस में और लिखता हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि ये कॉलिक्वल इंग्लिश में ऐसा चलता है व्हाट डू यू वांट। ही नोज वेयर डज ही लीव्स। यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या आया, what did he steal, चोरी करना, what did he steal and where did he hid it? Where did he hid it? क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या रॉन्ग है। हिड की जगह हमें यहां हाइड लगाना चाहिए। वेयर डिड ही हाइड इट, वॉट डिड ही स्टील एंड वेयर डिड ही हाइड इट। क्लियर हुआ? इसी पे एक क्वेश्चन और आया था, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, वाई डज नहीं वाई ही sleeps late and why does he get up late? ये क्वेश्चन है, तो क्या रॉन्ग है यहां पे? वाई के साथ डज आएगा सर। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा एक सेंटेंस है एंड यहाँ कनेक्टर है, और ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, तो एंड कनेक्टर है, वाई कनेक्टर नहीं है। तो ये देखो वाई ही स्लीप्स लेट, ये क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन होगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा पहले। तो वाई क्या आएगा, वाई डज ही स्लीप्स नहीं, फिर डज के साथ सिंगुलर आता है, सॉरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आएगा वाई डज ही स्लीप लेट, वाई डज ही स्लीप लेट एंड वाई डज
ही गेट अप लेट। तो सर इसमें ये ही का कोई मतलब रह नहीं जाता, इसमें ही से स्लिप होना चाहिए था ना, एस लगना चाहिए था। नहीं, जब भी देखो अकेला ही होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस लगता है ना, सिंगुलर के साथ। लेकिन जब डज आ जाता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। डज, डू, डिड, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कोई भी एस, ई एस या कुछ भी चेंज नहीं होता, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। ओके सर, इसको नोट कर लेंगे सर। हाँ हाँ, नोट कीजिए। इसी को ना बंद कर दो, ठंड लग रही है मुझे। नोट कर लिया? ओके। देखो, अब जब इतना पढ़ लिया तो अब इस पे क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन था आई डू ईट मैंगो। तो क्वेश्चन तो दूसरा था कुछ, मुझे याद नहीं है क्या था थोड़ा, लेकिन स्ट्रक्चर यही था। जैसे आई डू नो, क्या ये सही है? या क्या क्या ये होना चाहिए, डू आई ईट मैंगो, डू आई ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। डू आई ईट मैंगो होना चाहिए या आई डू ईट मैंगो होना चाहिए? Do I eat mango होना चाहिए। देखो ये तो ठीक है ही, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले आ जाएगा, लेकिन यहां पे डू ठीक है क्या? ये वाला आई डू ईट मैंगो, आई डू नो हिम, आई डू नो हर, ये भी ठीक है। ठीक है। जब भी हमें किसी चीज पे एम्फेसिस करना होता है, जब भी हमें किसी चीज पे, ये कौन लड़का था? जब भी हमें किसी चीज पे एम्फेसिस करना होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डू का यूज करते हैं। तो यहां पे ये डू बिल्कुल भी करेक्ट है। इसका मीनिंग है आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूं। आई डू ईट मैंगो, मैं आम खाता तो हूं। ठीक है ना। तो जब भी एम्फेसिस करना होता है किसी बात पे तो हम डू का यूज करते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे कोई कुछ कहता है हमें तो हम गुस्से में कहते हैं हाँ मुझे पता है, आई डू नो। इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नो, हाँ मुझे पता है, मुझे पता तो है। ठीक है। तो डू एम्फेसिस के केस में हम यहां पे डू लगाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको नोट कर लो। क्लियर हुआ?
तो टेंस के ऊपर जितना भी चीज़ें हमें करना था हम लोगों ने कर लिया। हमने कन्फ्यूजिंग वर्ब किया, हमने कन्फ्यूजिंग वर्ब कर लिया, हमने कन्फ्यूजिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने टेंस बेसिक कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये जहाँ जहाँ से स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाले भी क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आज करें या पहले आप थोड़ा रिवाइज करोगे? रिवाइज कर लेने दीजिए सर। तो ठीक है, आज अब आप लोग फिर इसको रिवाइज करो। तो कल हम लोग जो है पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये ख़त्म हो गया टेंस। तो अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा चैप्टर ले लेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्योंकि टेंस से कनेक्टेड है तो वो कर लेंगे, और उसको करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से। या फिर मोडाल भी जो है ना टेंस से ही कनेक्टेड है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद जो है मोडाल कर दिया जाए। मोडाल्स भी इंपॉर्टेंट है तो मोडाल्स कर लेंगे, और देन फिर हम लोग नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ऐसे फिर मूव कर जाएंगे, ठीक है। सर फ्रेड्स पहचानने के लिए सर बोल रहे थे ना, एडम्स फ्रेड्स वगैरह। क्या क्या चीज़ के लिए? सर आप लास्ट में याद दिलाने के लिए बोल रहे थे ना, कोई फ्रेड्स वगैरह। हाँ, मतलब वो जब इंग्लिश पूरा खत्म होगा ना फिर हम लोग उसके बाद में कर लेंगे क्लॉजेज। वो आप लिख लो कॉपी में कि जब पूरा इंग्लिश, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग उस टाइम मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि जो देखिएगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी आ रहा है। 2 क्वेश्चन तो इस बार तो खैर एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन इससे पहले बार 2 क्वेश्चन आया था। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब। जनरली उसमें एडवर्ब आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि किसी को पहचानना टफ है। तो मुझे लग रहा है कि यदि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि कल के दिन में ये हमें ये भी पूछ लें कि बताओ इसमें से ये कौन से टाइप का फ्रेज है या कौन से टाइप का क्लॉज है। तो फ्रेज एंड क्लॉज को भी हम लोग कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो पूरा जब ग्रामर ये पूरा सब खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये आप अभी लिख लो ताकि आपको याद रहे, मुझे याद दिला देना उस टाइम। जी सर, वैसे सर जिस सेक्शन में वेटेज ज्यादा रहता है उसमें प्रैक्टिस करने से ज्यादा फायदा रहता है ना। इसीलिए मैं जो पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ पहले, इसलिए मैंने जिस सीक्वेंस में जहाँ जहाँ वेटेज ज़्यादा है उसी सीक्वेंस में चीज़ों को मैं लेना जो है ना ज़्यादा वो समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस है वो ये है कि पहले 35 नंबर तक आप ग्रैब कर लो, है ना, कि पास हो गए। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करना होगा वो करेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं वैसे ही अभी ले रहा हूँ जैसे जिस सीक्वेंस में हमें ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है। हाँ सर, मैथ में भी मैथ में भी हम लोग वही पहले कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है या जो सारे चैप्टर्स को बाइंड करता है, इसलिए हम लोग रेशियो पहले किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है परसेंटेज कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आता रहेगा तो वो भी सारा हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर, ये सब एक ही वो हैं, एक ही टाइप की चीज़ें हैं, है ना। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आता ही है, टाइम वेज, इससे क्वेश्चन आता है। ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। और जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा फिर हम लोग जाके फिर एडवांस मैथ्स पे आएंगे और प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है ना। जी सर। ओके, तो ठीक है फिर। कभी टाइम हो सर तो 5 मिनट में सर ये इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा समझा दें प्लीज सर। देखिए हाँ, टाइम है, मैं बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में जो है, यदि हम इंग्लिश अपने डिपार्टमेंट को देखें, जो 2019 से पहले था वो एक डिफरेंट था। अभी जो आ रहा है आप देखो, जो पैसेज है, पैसेज के ऊपर आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका पैसेज के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका PQRS आ रहा है, ठीक है। आफ्टर PQRS आपका जो है ये एरर,
एरर डिटेक्शन या फिर करेक्शन, वो दोनों आ रहा है। ठीक है, इस बार भी आया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पहचानना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वन वर्ड आ रहा है। वन वर्ड के बाद आपका जो ईडियम्स है वो आ रहा है, ईडियम। उसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनिम जो है ना वो कम कर दिया है, लेकिन आ रहा है सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, जैसे पहले कम से कम 5-5 आ जाते थे दोनों, तो अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2-2 3-3 पे लटक जा रहा है, 2 पे लटक जा रहा है। तो सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है, लेकिन आ रहा है क्वेश्चन, 2 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है। सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है। सिनोनिम एंटोनिम के बाद आपका जो है वॉइस और नरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन, इस बार तो 2 दे दिया था नरेशन के ऊपर, तो वॉइस और नरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो है अपना है। तो जो हम लोग अभी ग्रामर कर रहे हैं उसमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, एरर डिटेक्शन आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, ये पूरा। तो मतलब यदि अपना 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो ये फिल इन द ब्लैंक, एरर और पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये वॉइस और नरेशन है, ये बन जाता है आपका अराउंड मेरे ख्याल से 27 से 28 नंबर ये बन जा रहा है अभी। ठीक है, और बाकी सब फिर पैसेज और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहा है, वर्ड वगैरह पे, कि वर्ड वगैरह याद है आपको, वन वर्ड और ये सब, तो इन पे आ रहा है। 27 से 28 क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस नरेशन मिला के। ठीक है, आप जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर हुआ है यदि आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप एक बार देखना उसको। ठीक है ना, खुद से, तो आपको ये पता चल जाएगा, लगेगा इस चीज को देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से आप क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का क्या होता है कि उनको लगता है कि यार मैं वर्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वो वर्ड्स ज़्यादा याद कर लेते हैं, ये सब में ज़्यादा जो, और जिनको लगता है कि मैं ग्रामर में ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकता हूँ तो वो ग्रामर के लिए ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ये ग्रामर का सेक्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, वर्ड्स वगैरह जो आपको पेन ड्राइव में मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी पेन ड्राइव है आपके पास, उस पेन ड्राइव में जो वर्ड है, आप देखो वर्ड्स कैसे करोगे। वर्ड ऐसा नहीं कि एक दिन में एक क्लास में करवा के हम लोग कर सकते हैं। देखो आप अपने पास ना 4 डायरी बनाओ, पॉकेट साइज डायरी। एक एंटोनिम लिखो, एक में सिनोनिम लिखो, एक में ईडियम लिखो, एक में वन वर्ड लिखो। ठीक है, 50-50 जो है ना पहले अपने उसमें देखो पेन ड्राइव में, और 50-50 इस ड्राइव में समझ के अपना लिख लो। अब इसी 50 को आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार जल्दी जल्दी पढ़ना है, रटना नहीं है, पढ़ना है जल्दी जल्दी। 3 दिन, सुबह दोपहर शाम 3 दिन, फिर अगले 3 दिन अगले 50, और संडे को इसका रिवीजन। क्या कहा मैंने कि 50-50-50-50 लिख लिया, 3 दिन इसी 50 को सुबह दोपहर शाम पढ़ना है 3 दिन तक, अगले 3 दिन अगले 50-50-50, और संडे को सारे का रिवीजन। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा जरूर आपको लगेगा कि यार मैं भूल रहा हूं, लेकिन जब संडे को रिवीजन होता जाएगा वो ब्रेन में अपने आप बैठता जाएगा, और फिर जब मॉक टेस्ट करेंगे तो अपने आप आपको सारा याद आता जाएगा। ये बेस्ट वे है वर्ड्स या इन सबको रटने का। यदि आप ये सोच के बैठोगे कि मैं 10 क्वेश्चन आज मैं 10 वर्ड रटूंगा, कल 10 वर्ड रटूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, होता ही नहीं है। जितने भी लड़के इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, इवन कैट वगैरह के बच्चे, वो ऐसे ही वर्ड्स को याद करते हैं, जितना भी वोकैब सेक्शन है, और आप भी वोकैब सेक्शन को ऐसे ही करना। और इसके बाद जब मैं आपको वर्ब विद प्रीपोजिशन लिखवा दूं तो उसको भी ऐसे ही डायरी में लिख के, छोटे से पॉकेट डायरी में, क्योंकि आप पॉकेट डायरी क्या होगा ना कि आप अपने ड्यूटी में वहां भी ले जाओगे, नीचे मान लो कहीं पे रख दिया ऐसे, और देख के अपना रिवाइज कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई देखेगा नहीं, कोई आप पे कोई शोकोज नहीं आएगा, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं भी निकाल के आप बस में भी कहीं जा रहे हैं तो फटाक 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 कर लिया, तो वहां ये कीजिए। और घर में जो टाइम मिलता है उसको, उसमें अपना मैथ्स, रीजनिंग और ये सब कीजिए। ठीक है, इवन आप छोटा सा डायरी उसके लिए भी बना सकते हो, ये इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स का जो ग्रामर का करवा रहा हूं मैं, वो भी जल्दी जल्दी
मेन है कनेक्टेड रहना। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट से कनेक्ट रहोगे उतना ही ज्यादा चीजें याद रहेगा। जैसे ही कनेक्शन छूटेगा वो चीजें खत्म हो जाएंगी। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आप इसको पूरा रिवाइज करके रखना और फिर हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस कल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जी सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।